नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद रिसालिया। इस वक्त हम हैं बणी गांव में और बणी गांव की सरपंच नैना झोरड़ जी हमारे साथ हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि घग्गर नदी में हाल फिलहाल में जिस तरीके का पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है, लगातार खबरें ये आ रही है कि बणी गांव जो है करीब जो निचला उनका जो डूब का इलाका है, जो डूब की दुकानें हैं वो लगातार खाली हो रही है क्योंकि पानी का बहाव जो है O2 हेड से लेकर बणी और फिर आगे राजस्थान में जब जाता है तो उसमें थोड़ी सी ये आ रहा है सामने कि पानी का बहाव जो है वो तेज है और पानी धीरे धीरे कर घग्गर नदी में बढ़ रहा है। अब खबर ये भी है कि पीछे से जब आज पानी जो है सरदूलगढ़ से होते हुए और ज्यादा जो है O2 हेड के आसपास छोड़ने की संभावना है। O2 के सारे गेट खोल रखे हैं और आज जो है वो तलवाड़ा झील के आसपास जो है खुदाई भी चल रही है। खुदाई इसलिए है कि कुछ जो पानी है, जो 5000 के आसपास का क्यूसेक का पानी जो है वो इंदिरा गांधी नहर में छोड़ा जाएगा और वो भी एक समस्या यहाँ पे बणी गांव के लिए खड़ी इसलिए हो सकती है क्योंकि वो जो ऊंचाव है वहां पे 3 या 4 फीट का जो है एक गैप रखा जाता है, उससे जो है थोड़ा सा भराव बणी गांव के आसपास भी हो सकता है। तो इन तमाम चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ सरपंच नैना झोरड़ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो गांव में अब फिलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि मौजूदा अगर हम देखें घग्गर नदी के अंदर इतना पानी तो नहीं है। अभी तो स्थिति कंट्रोल में है। गांव का पूरा सहयोग है जी, हर वर्ग का सहयोग है। युवा जो है वो बहुत जोश से काम कर रहे हैं, सबका बहुत सहयोग है। हमारी पूरी तैयारी है जी अब किसी भी आपदा से निपटने की। लेकिन मेरी एक मांग है कि हमें 3 पोकलेन दिए जाए, सिर्फ हमारे पास 1 पोकलेन है, और 4 जेसीबी दी जाए, हमारे पास सिर्फ 2 जेसीबी है। और हमें बुर्जी नंबर 112 से लेके राजकनाल तक लाइट दी जाए, हमारे पास लाइट नहीं है। क्योंकि जी चौधरी देवीलाल जी ने 1988 में, तब तो इतनी मतलब थे नहीं सुविधाएं, फिर भी उन्होंने पूरे बांध पे लाइट की व्यवस्था कर दी थी। अब तो जी बहुत आसान हो गया ये सब करना, फिर भी ये हमारे पास लाइट नहीं है। अंधेरा, इतना घुप अंधेरा होता है कि कभी कभी तो खुद का गिरने पे जो पैरा देते हैं, ठीकरी पैरा देते हैं, उनके गिरने का खतरा होता है। वो पानी कैसे देखेंगे अंधेरे में? अगर कहीं से थोड़ी बहुत दरार आती है उसके लिए लाइट जरूरी है। हाँ जी, अंधेरे में कैसे देखेंगे? तो हमारे युवाओं की, हमारे गांव की पूरी तैयारी है जी, हमने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन प्रशासन का सहयोग चाहती हूँ मैं। तो अभी कितने ऐसे दुकानें हैं जो खाली हो गई है आपके इस गांव में? खाली नहीं हुई जी, वो ये हुआ है कि अपना कीमती सामान, वो सिर्फ कलेक्टर साहब ने भी कहा है और मैंने कहा है कि कीमती सामान अपना सुरक्षित जगह पे पहुंचा दे। वो सिर्फ सुरक्षित जगह पे पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो डर गए बेचारे, क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले त्रासदी झेली है, तो वो चले गए, वो आ भी रहे हैं अब मेरी अपील के बाद। ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो हमारा पूरा काम चल रहा है वहां पे। शुरू में लोगों के बीच अफवाह का माहौल था, फिर मैंने खुद आके अपील करी तो वो फिर समझ गए लोग, क्योंकि लोग अफवाह फैला देते हैं कि चले जाओ यहाँ से, सरपंच कह रही है यहाँ से चले जाओ। कुछ लोग इस टाइम में भी राजनीति कर लेते हैं जी। कुछ लोगों को हर बात राजनीति की लगती है कि चलो हर अवसर का फायदा उठाया जाए। वो ये नहीं सोचते, इंसानियत नहीं देखते कि आपदा है, प्राकृतिक आपदा है या कुछ ऐसा है। वो सोचते हैं कि चलो मौका है, राजनीति कर लें बस। तो अभी जैसे आपने कहा कि हमारा जो मेन जो मुख्य जो फोकस ये है कि सामान जो जरूरी है, जैसे गायें हैं उनको जो है, तो ये इन सब के लिए जैसे आपने कहा कि पीछे कलेक्टर का भी ऑर्डर आया, तो कोई कैंप वगैरह बनाया है या कोई अपने रिलेटिव के यहाँ छोड़ के आ रहे हैं सामान, या कोई ऐसी व्यवस्था की गई है क्या लोगों की? नहीं सर, अभी तो फिलहाल अपने रिलेटिव्स के यहीं छोड़ के आ रहे हैं, ऊंचे स्थानों पे, सुरक्षित स्थानों पे, अपने रिश्तेदारों के। और रिश्तेदारों के सेफ होता है जी। वैसे अगर कोई कैंप लगा देते हैं तो उसपे कौन जिम्मेदारी लेगा किसी के कीमती सामान की? तो वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं और 2-3 दिनों से नरेगा मजदूर पूरे 8 घंटे काम कर रहे हैं। और अब मेरी डीसी साहब से अपील है कि वो सरकारी फंड से पैसा दे रहे हैं बाढ़ से निपटने के लिए, तो उन्होंने बनी गांव को टाल दिया है। तो हमारे साथ ये भेदभाव ना किया जाए, हमें भी सरकारी फंड से पैसा दिया जाए, क्योंकि हमारे गांव का रकबा 18,000 एकड़ है, सबसे बड़ा गांव है और सबसे लास्ट में है राजस्थान की बॉर्डर पे। हरियाणा का एक बहुत बड़ा गांव है रानिया तहसील का, और जो राजस्थान की बॉर्डर पे है, और इसमें पहले से ही काफी समस्याएं हैं। तो हमारे साथ ऐसे इस टाइम कोई राजनीति ना दिखाएं और हमारा सहयोग करें। ये जो फंड की आप बात कर रहे हैं, तो इसका कोई रीजन बताया उन्होंने कि इस वजह से काटा है, या कोई राजनीतिक ही ऐसा कोई? नहीं, काटा नहीं है, फंड दे रहे हैं। सादा वाली ढाणी तक को फंड
मतलब मंजूर किया जा चुका है, सिर्फ उसमें बनी का नाम नहीं है। नहीं, आपका रिलीज नहीं कर रहे ना, वो आपका नाम ही नहीं लिया उन्होंने। हाँ, हमारा नाम नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया जी? हमारा गांव सादा वाली डाणी पहले हमारी पंचायत के अंडर में थी, तो इतना बड़ा गांव है, इसमें गरीब तबका बहुत है, तो फिर हमें भी क्यों टाला जा रहा है, किस वजह से? और एक कोई भी मिनिस्टर हमारे यहाँ दौरे पे नहीं आए, सिर्फ डीसी साहब 6-7 दिन पहले, जब तो इतना कोई खतरा ही नहीं था, 2 मिनट के लिए आके चले गए। सारे गांवों में गए, हम मुझसे ना तो पूछा गया कि मैडम आपकी आवश्यकताएं क्या है, और ना मुझे ही बुला सकते हैं वो मीटिंग में कि मैडम आप बता दो। ना उन्होंने बुलाया है, ना उन्होंने मुझसे कोई फोन पे कांटेक्ट किया, और ना वो यहाँ आए हैं। और राजस्थान वाले भाइयों से मेरी अपील है खास करके कि वो हमारे साथ ऐसा ना करें। मतलब वो भी तो हमारे भाई हैं, ऐसे क्यों बांट रहे हो? उसी भारत में ये रहते हैं, उसी भारत में हम रहते हैं। राजस्थान भी भारत का हिस्सा है और हरियाणा भी भारत का हिस्सा है। जितना करे सहयोग करें। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि पानी इनकी तरफ टूट जाए? ऐसा ना सोचे, वो ये सोचें कि हम भी बचे और इनको भी बचाए। हमारी यही कोशिश है जी कि हम भी बचें और उनको भी बचाएं, और मैं तो सोचती हूँ पूरे हरियाणा को बचाने की। तो ये आप कह रहे हो कि भाईचारे के साथ चलना चाहिए। हाँ जी। अभी जैसे आपने कहा कि पानी के ऊपर निगरानी पूरी है, तो आप मतलब पीछे गए थे देखने के लिए O2 हेड पे, तो वहाँ कैसी स्थिति है कि आश्वासन गांव वालों को क्या दिया आपने कि ठीक है अभी नियंत्रण में है स्थिति? गांव वालों को यही आश्वासन दिया कि डरे नहीं, स्थिति का सामना करें। ये एक प्राकृतिक आपदा है जो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में, ये सिर्फ उसके हाथ में है। तो लेकिन हम स्थिति का सामना तो कर सकते हैं ना, हार तो नहीं मान सकते। जो होगा वो तो होगा, लेकिन हम चीजों को कम पे रोक सकते हैं। जैसे 30 फुट पानी आएगा तो हम क्या पता अपनी मेहनत से 10 फुट पे ही रोक लें। तो स्थिति का सामना तो किया जा सकता है, हार मानने से कुछ नहीं होता। मतलब स्थिति का सामना करो, डट के करो, डरो नहीं, और सब एक समान रहो। ये नहीं सोचे मेरी फसल डूब गई है, अब तेरा मेरा कुछ नहीं है, अब तो डूबेगी तो सबकी डूबेगी, बचेगी तो सबकी बचेगी। आपने पहले प्रशासन से या सरकार से कहा था कि हमारा जो ये घग्गर का जो पूरा का पूरा नदी का इलाका है, ये 5 एकड़ में चौड़ी नदी है, इसके ऊपर लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। ये तो एक सी जाहिर सी बात है कि फसलों का लाभ लेने के लिए जब नहीं चलती नदियाँ, लेकिन अब जब नदियाँ उफान पे होती है तब सबको याद आ जाता है कि हमें काम करना चाहिए। तो आपने कहा नहीं कि भाई पहले से ही खुदाई कर सकते थे आप? अब इसके अंदर इतना गार है, जो कीचड़ है, जो प्रशासन कई कई जगहों पे लगे हुए हैं, उसकी वजह से ही तो फ्लड आती है, इधर उधर पानी फैलता है। ये आपने कभी शिकायत की उनकी? जो कुछ होता है हम इंसानों की गलती की वजह से होता है। कहीं ना हम जिम्मेदार होते हैं अब इन सब चीजों के लिए, क्योंकि जो जमींदार है उन्होंने कितनी पाइपें डाली हैं ये प्रशासन को भी नहीं पता, चोरी छुपे डाली हुई है। जो पानी टूटेगा उन पाइपों की वजह से ही टूटेगा। ले हम इंसान किसी भी आपदा के लिए कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार होता है। तो ये प्रशासन को उस टाइम इनलीगल वो करते हैं तो उस टाइम उनको चेतना चाहिए ना, प्रशासन को करना चाहिए। पहले उनको पता था बारिश का मौसम है, अनहोनी हो सकती है, बारिश का क्या पता, बादल, हाँ मानसून का सीजन है, तो प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए था। अब ये आग लगने पर कुआं खोदने वाली सी बात है। अब तो पहले अलर्ट क्यों नहीं रहते आप? पहले आप जेसीबी आपके राज्य में नहीं है तो बाहर से मंगवाओ, आपको अलर्ट रहना चाहिए। अब कहीं भी जेसीबी पूरी नहीं है, कहीं कुछ पूरा नहीं है। अब मेरे आप फोन पे देखो एसडीएम को कितने कॉल करती हूँ एक दिन में, 4 दिन हो गए हमारे बिजली का प्रबंध नहीं है। जय साहब को बोल दिया, जय साहब को बोल दिया। 100 वाट का बल्ब से क्या होता है जी? एक कमरे में रोशनी नहीं होती, वो तो खुले में है, खुले में कैसे होगा? अब कहते हैं जी मैडम आप करो आप करो। अरे जब हमें कुछ दिखाई नहीं देगा तो हम, पानी दिख ही नहीं रहा तो क्या करेंगे हम रात को? तो ये है कि हमें लाइट, हमें जरूरी चीजें तो दे दो। जो गलतियां हो गई उनको तो दोहराने से अब देखो कोई टाइम नहीं है, अब दोहरा भी दूं तो फायदा क्या है? लेकिन आगे अब क्या करना है वो प्रशासन चेत ले। ठीक है। अब अगर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इमीडिएट हेल्प करने के लिए आपने कोई ऐसा प्लान बनाया है कि अगर बनी में आ जाती है बाढ़ और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है या लोगों को जो ज़रूरती सामान है वो ज़रूरत पड़े, तो ऐसा कोई आपने प्लान तैयार किया? क्योंकि पानी तो प्राकृतिक है। मैंने एक टीम तैयार कर रखी है, वो गरीब लोगों की मदद के लिए तुरंत पहुंचेंगी। जिनके पास व्हीकल नहीं है, जैसे जमींदार लोग हैं जिनके पास खुद के व्हीकल है, वो तो अपनी कर लेंगे। जो गरीब लोगों के लिए एक टीम तैयार कर रखी है 150-200 लोगों की, उनके लिए सहायता पहुंचेगी, इमीडिएटली पहुंचेगी। और सरकार ने भी एक इमरजेंसी नंबर दे रखा है जो तुरंत, उन्होंने आश्वासन तो दिया जी कि तुरंत पहुंचेंगे। बाकी सरकार की सरकार जाने, मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
धन्यवाद। तो ये थे नैना जौहर जी, जो कि बता रहे थे कि अभी फिलहाल की जो स्थिति है, ये O2 हेड पर भी जाकर आए थे, वहां पर भी इन्होंने देखा कि किस तरीके की स्थिति है। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ सकती है, किसी पर भी आ सकती है, लेकिन सचेत रहना हमारा आपका सबका फर्ज है। एक दूसरे में जागरूकता फैलाएं या किसी के बहकावे में या कोई भी अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि प्राकृतिक आपदा जो है वो बताकर या फिर पूछ कर नहीं आती है। सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।